सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय आम आदमी से जुड़ा हुआ है। हमारा विषय है पेट्रोल डीजल, कितनी राहत कितनी सियासत। संदर्भ यह है कि हर तरफ से हाय हाय के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने आम जनता की सुध ली और सुध लेते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये और 5 रुपये की कटौती की। डीजल और पेट्रोल के संदर्भ में कीमतें कम की जाएं, इसको लेकर लगातार मांग हो रही थी। कारण ये था कि पिछले लंबे समय से सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के संदर्भ में सबसे आसान रास्ता पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क के रूप में भारी भरकम टैक्स लगाने के रूप में अपनाया हुआ था। नतीजा ये था कि हर किस्म का व्यक्ति इस महंगाई से परेशान हो रहा था, बाजार पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा बचा हो जो इस महंगाई की मार से प्रभावित ना हुआ हो। हालत ये रही कि 1.5 साल के भीतर पेट्रोल के दामों में और डीजल के दामों में तकरीबन 30 से 40 रुपए का इजाफा हुआ। कुछ माननीय सांसद विधायकों ने इस किस्म के तर्क भी दिए कि वक्त के साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, तो इसके साथ में अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो इसमें इतनी परेशानी क्या है। लेकिन परेशानी थी, और परेशानी तब और ज़्यादा खींच पैदा कर देती थी जब पुराने वीडियो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे साझा हो जाते थे, जिसमें बताया जाता था कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो 10 पैसे, 20 पैसे, 2 रुपये, 3 रुपये अगर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाती थी तो वह किस तरीके से आसमान सर पर उठा लिया करती थी। किस तरीके से आम जनता की तकलीफ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सड़कों को जाम कर दिया करते थे और जनता के बीच में ये विश्वास पैदा कराते थे कि उनकी तकलीफों के साथ अगर किसी पार्टी को सरोकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वही भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में सवाल उठ रहे थे, और सवाल उठने वाले वो लोग थे, उठाने वाले वो लोग थे जो किसी समय सवालों के घेरे में रहते थे। लेकिन अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव के संदर्भ में जब हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करारी हार के बाद स्पष्ट तौर पर कहा कि हार का बड़ा कारण महंगाई है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये कारण समझ में आया और उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। इसी के साथ साथ भाजपा ने यह अपेक्षा भी जताई कि जब केंद्र सरकार ने टैक्स में इतनी कटौती कर दी है तो अब राज्य की तमाम सरकारें भी अपने अपने स्तर पर बैठ की कटौती करें। भाजपा शासित राज्यों ने इस संदर्भ में फैसले ले भी लिए, लेकिन अब निशाने पर विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष की जिन राज्यों में सत्ता है वो इस फैसले को लेने से बचने के रास्ते खोज रही है। सब अपने अपने स्तर पर तर्क दे रहे हैं। तो इसीलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तमाम सियासी दल वाकई जनता की दुख तकलीफ से सरोकार रखते हैं या जनता को दुख या तकलीफ में देखकर उसमें अपनी राजनीतिक संभावनाओं को भुनाने तक ही केंद्रित रहते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और राजनीति की बिसात पर जिस तरीके से मोहरे के रूप में जनता का इस्तेमाल हो रहा है उस पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि पॉलिटिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन अफेयर्स एंड नॉट मर ग्रुप स्ट्रेटजी। सम पॉलिटिशियन नो पॉलिटिक्स बट पार्टी पॉलिटिक्स। मतलब राजनीति मानवीय कार्य व्यवहार का विज्ञान है, केवल शासन संबंधी कौशल नहीं। कुछ राजनीतिज्ञ दलीय राजनीति के अतिरिक्त और किसी राजनीति को नहीं जानते। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा हमें दी गई। तो क्या वर्तमान राजनीतिज्ञों के तमाम बयान इसी रोशनी में होते हैं? ये हमारे विचार का विषय होना चाहिए। बहरहाल हमारी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रघुनंदन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, वह हमारे साथ है, पूर्व सांसद हैं। हमारे साथ आकाश जिंदल जी हैं, देश के जाने माने आर्थिक विश्लेषक हैं। प्रवीण कुमार जी हैं जो जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, और साथ ही कुलतरण सिंह अडवाल जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के। थोड़ी देर में हमारे साथ विनीत पुनिया जी भी होंगे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। बहरहाल हम अपनी चर्चा की शुरुआत रघुनंदन शर्मा जी से ही करते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर केंद्र सरकार को यह फैसला लेने में इतना समय क्यों लगा। क्या चुनाव परिणामों के नतीजे के आधार पर ही सरकारें फैसला लेती हैं? इसके अलावा जनता के मनोभावों को, जनता के दुख को, जनता की तकलीफ को समझने का और कोई तरीका अब देश की सरकारों के पास बचा नहीं है? ये सवाल जहन में आता है। रघुनंदन जी, आप बहुत अनुभवी राजनेता हैं, थोड़ा रोशनी देंगे? देखिए, जब कहीं किसी प्रकार की आलोचना करना हो
तो आलोचना के लिए कोई न कोई तो कारण निकालना पड़ते हैं, खोजना पड़ते हैं। यदि इस चुनाव के पहले ले लिया जाता तो फिर ये कहा जाता कि चुनाव आ गए हैं, विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के उपचुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया है। इसलिए जो कुछ भी फैसला जनता करे उसके बाद ये निर्णय लिया जाए। जी रघुनंदन जी, लेकिन आप अपने स्तर पर यह नहीं मानते हैं कि पिछले कुछ समय से शासन ने अपनी आय वृद्धि के लिए पेट्रोलियम पदार्थों को ही एकमात्र जरिया मान लिया और पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 1.5 साल में तकरीबन 40 रुपए का इजाफा हुआ। क्रूड ऑयल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अनुसार नहीं बढ़ी जिस अनुसार देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से सरकार को लगा कि नहीं अब घटा देना चाहिए? कुछ आपने भी तो सोचा होगा कि आखिर यह फैसला अब क्यों हुआ? नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है भाई जी। और मुझे ही नहीं, कई लोग जो देश के हित में विचार करते हैं जी, देश के विकास के बारे में सोचते हैं, वो सब यही इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि आखिर कहीं न कहीं से आमदनी का स्रोत तो चाहिए। यदि यहाँ नहीं तो और कहीं टैक्स लगाना पड़ता, तो टैक्स लगा करके टैक्स से ही सरकारें चलती है। हमारे देश में तो फिर भी ये टैक्स कम है, लेकिन मैंने इंग्लैंड में देखा है, अमेरिका में देखा है, वहाँ तो इतने भारी टैक्स लगे हैं कि वहाँ का सारा जो सरकार का और विकास का लग्जरी डेवलपमेंट है वो सब उन टैक्स से ही होता है। यानी व्यक्ति की आमदनी का 60% टैक्स देना पड़ता है जी। हमारे यहाँ तो उस तुलना में नगण्य जैसा है, लेकिन फिर भी सरकारों को विकास करना पड़ेगा और विकास नहीं करेंगे तो ये भी इल्जाम लगेगा कि देखो ये 5 साल रह लिए, नया चुनाव आ गया, इन्होंने कोई विकास के काम नहीं किए, जैसे के जैसे रखे हैं। और इसलिए हर किसी को जब विकास की लालसा होती है, जनहित में उसकी आवश्यकता होती है, तो आमदनी के स्रोत तो ढूंढना पड़ेंगे और यही सभी सरकारें करती है। अच्छा, तो मेरा रघुनंदन जी आपसे 2 सवाल हैं बहुत विनम्रता पूर्वक। एक तो ये कि ये ज्ञान की प्राप्ति 2014 में केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नीति नियंताओं को समझ में आई कि पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स लगाने से ही राजस्व जुटाया जा सकता है और उसी से सरकार विकास कार्यों को अंजाम दे सकती है। ये सवाल इसलिए मेरे जहन में आता है कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की वो तस्वीरें आज भी जहन में बसी हुई हैं कि किस तरीके से अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी समेत तमाम दिग्गज पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर अगर 1 रुपये का भी इजाफा हो जाता था तो सड़कों पर उतर आते थे। उस समय ये ज्ञान नहीं था। ये सवाल है। सम्माननीय स्वामी रामदेव जी तो हमें पूरे चुनाव के दौरान बताते रहे कौन सी सरकार चाहते हो, जिस सरकार में 35 रुपये में पेट्रोल डीजल मिले वो सरकार चाहते हो, या जो सरकार 70-80 रुपये में पेट्रोल डीजल दे रही है उसको चाहते हो? तो बड़ी उम्मीद जगाई थी आप लोगों ने। दूसरा सवाल और तीसरा और आखिरी सवाल यह है कि हम देशवासियों को समझ क्या रखा है राजनीतिज्ञों ने और राजनीतिक दलों ने। ये विपक्ष के तमाम दल और नेता पिछले 2 साल से मैं बता रहे थे कि देखो कैसे लूट मचा रखी है, किस प्रकार से केंद्र सरकार पैसा जुटाने के लिए आप पर भारी भरकम टैक्स लगा रही है। पर अभी जब केंद्र सरकार ने टैक्स घटाया तो साथ में भाजपा शासित राज्य नहीं सभी राज्यों से कहा कि आप भी अपने स्तर पर वैट की दरें कम करें। भाजपा शासित राज्यों ने तो कर दी, पर विपक्ष के जो 13 राज्य हैं किसी ने दर नहीं घटाई। क्या है ये? थोड़ा रघुनंदन जी आप तो दलीय राजनीति से परे भी बात कर लेते, इसलिए आपसे सवाल है। मैं आपका बिल्कुल सही कहना है और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हल्ला मचा रहे थे जी, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, सरकार अंधी होकर के बढ़ाती जा रही है, जनता पिस रही है और डीजल पेट्रोल के कारण जो अन्य वस्तुएं हैं जो उससे संबंधित है, सहायक है, उन सब के दाम बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल सच है जी कि आज डीजल और पेट्रोल एक ऐसी चीज है कि इससे अनेक चीजें जुड़ी हुई है। आवागमन के साधन भी इस पर निर्भर है, यातायात इस पर निर्भर है
और भी ऐसी वस्तुएं हैं जो कारखानों में उत्पन्न होती है, तो उन सब का संबंध डीजल पेट्रोल से होता है और इसकी ये बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई बढ़ना ये चिंता का विषय अवश्य है और विपक्ष का काम है कि इस चिंता को सरकार तक पहुंचाएं, विरोध करें और सरकार को कहें कि ये ठीक नहीं है। जब सरकार इनकी सुन लेती है और सरकार सुन करके इनको इनकी बात के अनुसार, इनके कहे अनुसार दाम घटा देती है, तो आश्चर्य ये होता है कि उसमें से एक भी ये नहीं बोलता कि ये अच्छा किया। मांग है उनकी, घटाओ, चिल्ला रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन घटाया तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये काम अच्छा किया, सरकार को धन्यवाद कि इन्होंने ये डीजल और पेट्रोल के दाम भले ही आंशिक घटाए हों, लेकिन राहत तो दी है, राहत देने का सोचा तो है। लेकिन जो चिल्ला रहे थे उनकी भी कई जगह सरकारें हैं, उनके मन में कोई दया भाव नहीं है, उनके दिल में ये सब नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वो केवल दिखावटी कर रहे थे और जब हमने कर दिया है तो अब वो किस मुंह से हमको कुछ कहेंगे। हमारी सरकारों ने घटा दिया, केंद्र सरकार में हम बैठे, हमने केंद्र सरकार स्तर पर घटा दिया और वेट राज्य स्तर सरकारों पर, राज्य स्तरीय शासन करने वाले लोगों ने वेट घटा दिया। तो अब जब दोनों जगह से घटा दिया तो ये विरोध करने वालों की स्थिति क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे थे, केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे थे। रघुनंदन जी का मानना है कि हमने तो देखो आंशिक ही सही राहत दी तो सही। मुझे विनीत पुनिया जी के पास जाना है, लेकिन इस राहत के आंकड़े के मकड़ जाल को समझना चाहता हूं, इसलिए आकाश जिंदल जी के पास आना चाहता हूं। और जिंदल जी, इस एहसान के संदर्भ में, इस उदारता के संदर्भ में, इस जनता को दी गई राहत के संदर्भ में बतौर आर्थिक विशेषज्ञ आप क्या सोचते हैं? कितना निहाल हो जाए हम इस देश और तमाम राज्यों की प्रदेश सरकारों पर, जिन्होंने आखिरकार इस देश की गरीब जनता की, आम जनता की चिंता कर ली है और ये राहत उपलब्ध कराई। डॉक्टर साहब, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए आपकी आवाज जो है पूरी तरह मुझे सुनाई नहीं दे रही क्वेश्चन, लेकिन बात यह है मेरे हिसाब से रिलीफ बहुत ही पार्शियल रिलीफ है। देखिए, आज की तारीख में रिलीफ कहीं ज्यादा होना चाहिए था। जिस तरीके से इन्फ्लेशन हाई चल रहा है, मेरे हिसाब से अभी इकोनॉमी कोरोना से रिकवर नहीं हुई है। कोरोना की वजह से आम आदमी इंफेक्टेड है, आम आदमी का इनकम लेवल अभी भी डाउन है। तो मेरे हिसाब से रिलीफ दिया गया है, बट रिलीफ का क्वांटम बहुत बहुत कम है। रिलीफ इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए था। दो एंगल से मैं निराश हूं। एक तो जो सेंटर ने एक्साइज का रिलीफ किया है उसका क्वांटम बहुत कम है। दूसरा, इससे पहले जीएसटी में लाने का एक सुनहरी मौका मिला था। जीएसटी में हाईएस्ट टैक्स मात्र 28% है, तो एक सुनहरी मौका था जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, जब जीएसटी में इसको लाया जा सकता था। तब दुख की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट सबने हमें निराश किया। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बोर्ड है और स्टेट के भी। हम लोग सांस रोक के वेट करते रहे कि इतने देर बाद जीएसटी काउंसिल में आई, इस बार पास हो जाएगी और जनता को रिलीफ मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि द एंटायर पॉलिटिकल क्लास फेल्ड अस। मेरे बीजेपी के मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, कांग्रेस से भी बैठे हुए हैं। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, जब जीएसटी काउंसिल में जनता को रिलीफ देने का एक सुनहरा मौका आया था, तब हमारी निराशा। आकाश जी काफी निराशा है कि वो ट्रैवल में, इसलिए उनकी बातचीत में हमें दिक्कत है। इसलिए बेहतर होगा कि मैं परवीन कुमार जी के पास चलूं, जो टैक्स एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ में हैं। ये बात बहुत बार होती है परवीन कुमार जी, जीएसटी में पेट्रोल डीजल की कीमतों को ला दिए जाए। जीएसटी में ला भी देंगे और स्लैब बढ़ा देंगे तो हम क्या कर लेंगे? सवाल इस बात का है, अगर सरकार की मंशा इनके माध्यम से अपना खजाना भरने की है तो केवल वैट की जगह पे अगर उसे जीएसटी कह के पुकार लिया जाएगा तो राहत हो जाएगी क्या? ये देखिए, अब वैट नहीं वसूला जा रहा, जीएसटी ली जा रही है। समझना चाहता हूं आपसे। हमारे साथ में रघुनंदन शर्मा जी थे, वो हमें बता रहे थे कि देखो, दुनिया के अन्य देशों की तरफ देखो, वहां पे इससे ज़्यादा टैक्स लगता है। इसलिए इस सौभाग्य को, इस उदारता को हमें समझना चाहिए और आभारी होना चाहिए। आपके पास तो बहुत लंबा तजुर्बा है, थोड़ा हमारे संदर्भ में, हमारी इस भाग्यशाली जीवन के संदर्भ में थोड़ा आपसे कुछ रोशनी मिले। परवीन कुमार जी, कितने भाग्यशाली हैं हम दुनिया की
आबादी के बीच में, जो इतना सस्ता पेट्रोल डीजल हमारे हिस्से में आ रहा है? तो हिमांशु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि, और आपका जो कमेंट है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है, बिकॉज इस वक्त पे हमें ये समझना जरूरी है कि हिस्ट्री क्या रही, बैकग्राउंड क्या है इसका। जब 1986 में जब वैट आया था जी, तब बहुत सारी स्टेट्स ने वैट का भी अपोजिशन किया था, उसके खिलाफ गए थे बहुत सारी स्टेट्स, लेकिन धीरे धीरे करके वो सब स्टेट्स ने वैट को अपना लिया। जी, लेकिन जब 2017 में जब जीएसटी की बात आई, तो जो एक्सपर्ट लोगों ने कैलकुलेशन किया, अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ये अल्कोहल फॉर पर्सनल यूज, जी। अगर ये चीजों को इंक्लूड कर दिया जाता तो हमारा जीएसटी का जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है वो 5% या 6% के आसपास करना चाहिए था। जी, कुछ चीजें ऐसी रही कि जो अलग अलग स्टेट्स ने इसका अपोजिशन किया, बिकॉज उनका मेन जो इनकम है, जो मेन रेवेन्यू है, वो वैट के थ्रू आता था, तो उन्होंने इसका अपोजिशन किया और इसको पेट्रोल को बाहर रखा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो अगर ये वापस से जीएसटी में आता है तो ओवरऑल इम्पैक्ट जीएसटी का रेट बहुत ज्यादा कम होने के चांसेस हैं। तो अभी जो पोजीशन चल रही है, जो सरकारों ने इस रेट को कम किया है, उसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत सिग्निफिकेंट नुकसान भी हुआ है। जो एस्टिमेट कर रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इम्पैक्ट पड़ेगा अगले साल में, जी, और करंट ईयर में लगभग 45,000 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट गवर्नमेंट को पड़ेगा। जी, बट देखने की बात ये है कि अभी भी कुछ सरकारें ऐसी हैं जो ठीक तरीके से अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रही हैं, जो एक एजेंडा, एक देश का एक एजेंडा होना चाहिए कि आम आदमी को राहत मिले। जी, तो कुछ सरकारें अभी भी ये सोचती हैं कि हम लोग अपना वैट का रेट कम क्यों करें। जी। अगर वो एग्री कर जाते हैं कि इसको जीएसटी में मिला दें, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, प्रवीण कुमार जी का कहना है। लेकिन मूल बात तो ये कि कोई अपनी कमाई से एक पैसा भी घटाए जाने के पक्ष में नहीं है, वो दूसरों को दोषी ठहराना चाहता है। मेरे साथ में विनीत पुनिया जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुखर प्रवक्ता हैं। लंबे समय से हमें कार्यक्रमों में बताते थे विनीत जी और उनकी पार्टी के लोग कि देखिए, ये देश की जो सरकार है और ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इसका सोच ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। तो अब विनीत जी आपके पास में आ रहा हूँ, आप समेत तमाम विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व मानता हूँ कि आपके माध्यम से होगा, और ये जानना चाहूँगा कि देश की सरकार ने एक उदारवादी फैसले के तहत पेट्रोल डीजल पर क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की राहत प्रदान की है, और ये अपेक्षा जाहिर की है जो तमाम राज्य पेट्रोल डीजल के माध्यम से अपना खजाना पिछले कुछ समय से लगातार भर रहे थे, वो भी थोड़ी उदारता दिखाएं जनता के प्रति और अपनी दरों में कुछ कटौती करें। भाजपा शासित राज्यों ने कर दी, कांग्रेस समेत तमाम राज्य अभी विचार की मुद्रा में ही हैं, या सवाल जवाब करने के सिलसिले में आप पहले वाले दर पे आइए तो अपने आप सस्ता हो जाएगा, हमसे क्यों कह रहे हैं। तो थोड़ा रोशनी मिले, सब कुछ केंद्र से और भाजपा से अपेक्षा करे अब ये देश और विपक्षी दल, बाकी कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों से सारी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो साधुवाद आपका कि आपने एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर जी, इस परिचर्चा कर रहे हैं, और ये इससे क्या है कि सबको क्लैरिटी हो पाएगी कि वास्तव में स्थिति क्या है। जी, और मैं भाजपा के प्रवक्ता से और दूसरे एक्सपर्ट से भी जरूर उनका ध्यान चाहूंगा जी, ये बताने के लिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जी, मैं मुद्दों की बात करूंगा, मैं आंकड़ों की बात करूंगा, जी, मैं पॉलिटिकल बात बाद में करूंगा। जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी 2014 में, जी, जब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी होती थी 9 रुपए 48 पैसे, जी, और जानते हैं आज क्या है, जो ये रहमो करम और जो कृपा और इतनी बड़ी उदारता दिखाई है केंद्र सरकार ने, आज कितनी है? 27 रुपए 90 पैसे। जी, मतलब ये 294% ज्यादा है, ज्यादा है। जी,
294% नहीं है, 294% ज्यादा है जी इसी तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी 3 रुपए 56 पैसे, जी जो आज 21 रुपए 80 पैसे है। जी ये 612% ज्यादा है। जी मैं कहना चाहता हूं बड़ी मेहरबानी की, पर साथ के साथ ये भी बता देते भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार, कि जो कोरोना जब शुरू हुआ था, जी जब जो 13 रुपए और जो 16 रुपए जो बढ़ाया था पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, जी उसको आप कब वापस ले रहे हो? जी आपने 10 रुपए और 5 रुपए के लिए इतना बड़ा एहसान ला दिया, जी लेकिन 27 रुपए 90 पैसे और 21 रुपए 80 पैसे जो बढ़ा के आपने कर दिया, जो 20 रुपए और 18 रुपए बढ़ाया आपने, जी उसको कब वापस लेंगे? जी ये बड़ा आसान है ये कहना कि विनय जी- कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं कुछ कर रही। बड़ा विनी जी, मैं सवाल। बीच में रोकता हूं आपको। जब आंकड़ों की बात हो तो पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। जब आप आंकड़े लेकर आए हैं तो वो बात पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। आपसे जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि आपने बताया कि जब 2014 में यूपीए की सरकार थी तो 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी डीजल पे, 9 रुपए कुछ पैसे लगती थी पेट्रोल पे। साथ में ये आंकड़ा भी साझा कीजिए कि उस समय पर राज्य सरकारों के स्तर पर वैट कितना लगता था, और आज की तारीख में विपक्षी समेत जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो कितना वैट लगा रहे हैं। क्या उन्होंने अपने आप में कंपटीशन नहीं कर रखा है केंद्र की सरकार के साथ? क्या उनकी वैट की वसूली भी उसी अनुपात में नहीं हो रही है जिस अनुपात में केंद्र सरकार पैसे वसूल रही है? इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे पूनिया जी? मैं बिल्कुल आपको पारदर्शिता के साथ सारी बातें बताऊंगा। जी देखिए, जो इसका प्रमाण क्या हो सकता है कि कौन सी सरकार क्या ले रही है। जी इसका सिंपल सीधा कारण है, जब भाजपा की सरकार आई तब केंद्र सरकार का जो रेवेन्यू था जी एक्साइज ड्यूटी के थ्रू, वो 1,26,000 करोड़ था सिर्फ एक्साइज के थ्रू, जी और टोटल मिला के 1,72,000 करोड़ था, जी जो पिछले साल 2020-21 में लगभग 3 गुना जी 4,55,000 करोड़ रुपए हो गया। जी और अगर हम कंपैरिजन करें स्टेट्स के रेवेन्यू की, जी इसमें सारे स्टेट्स लागू हैं, इसमें कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स भी हैं, इसमें बीजेपी रूल्ड स्टेट्स भी हैं, इसमें अदर एलाइज हैं जो बीजेपी के, और कुछ छुपे हुए एलाइज हैं बीजेपी के, और कुछ एलाइज हैं कांग्रेस के, सबके हैं ये। तो आप देखेंगे, गौर फरमाएंगे कि जो 2014 में जो रेवेन्यू था टोटल स्टेट्स का, वो 1,37,000 करोड़ था, जो अगर आप कंपैरिजन में करना चाह रहा हूं कि 1,72,000 करोड़ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट्स का था 1,37,000 करोड़। लेकिन वही जो रेवेन्यू था वो 4,55,000 करोड़ पे पहुंच गया, लेकिन स्टेट्स का रेवेन्यू 2,02,937 करोड़ रुपए है। जी तो मतलब आप समझ पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए बढ़ा स्टेट्स का, टोटल सभी स्टेट्स का। जी इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उसमें राजस्थान भी शामिल है, इसमें पंजाब भी शामिल है, सारे स्टेट्स। जी 2,02,937 करोड़। और केंद्र सरकार का कितना है? 4,55,069 करोड़। जी अब मेरी सिंपल सवाल का सिंपल जवाब दीजिए जी कि जिसने ज्यादा बढ़ाया है घटाना उसको चाहिए, या जिसने नहीं बढ़ाया उसको घटाना चाहिए? जी स्वाभाविक रूप से जिसने बढ़ाया है घटाएगा तो वही। पर विनी जब जी, ये तो कांग्रेस- सवाल है आपसे बहुत ईमानदारी के साथ में कि 23 राज्य हैं इस देश के और केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने वैट केंद्र सरकार के आग्रह के बाद घटा दिया, और कांग्रेस शासित सरकार समेत 13 विपक्षी राज्य हैं जहां पे विपक्षी दलों की सरकार है, वो वैट की दर घटाने के लिए तैयार नहीं है। आपके बेहद अनुभवी, बेहद सक्षम मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। इस देश में सारे राज्यों में सर्वाधिक दर से वैट वसूली कांग्रेस शासित राजस्थान में हो रही है। पेट्रोल के संदर्भ में 36%। कुछ कहेंगे विनीत पुनिया जी? जनता के हितों के लिए, जनता के दुख के लिए, जनता की पीड़ा के लिए आपके सम्माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी
रोज सुबह ट्वीट करते हैं, अपने मुख्यमंत्री को निर्देश दे पाने में क्यों सकुचा रहे हैं? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। ये 2 लाख करोड़ और 4 लाख करोड़ की बात तो छोड़ दीजिए, जो सीधी सीधी बात है कि सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली टैक्स के रूप में राजस्थान की सरकार कर रही है देश के संदर्भ में, और ऐसे सवालों से विनीत पुनिया जी को रूबरू होना पड़ रहा है। कुछ करना नहीं चाहिए? देखिए, मैं पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, आपने कितना बताया राजस्थान में? 36% है पेट्रोल पे वैट। सुनिए सरकार जी, पूरे देश में जो वैट है वो लगभग 31% है, आंध्र प्रदेश में 32% है, आसाम में 30% है, दिल्ली में 27% है, गोवा में, हरियाणा में जो 25 था उसको 18 कर दिया आपने। जी, देखिए, आपने 4 दिन पहले घटाया है। जी, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, हम जनता के साथ हैं, जनता के हर सुख दुख में हम साथ जी। हैं। और मैं आपको आज बहुत जिम्मेदारी से एक आपको बात कहने जा रहा हूं जी, कि हम इस चीज में भी गौर कर रहे हैं और हम विचार कर रहे हैं कि क्या सहूलियत हम जनता को दे सकते हैं। जी, लेकिन उस बात में, उस चर्चा में हम ये बात को नहीं भूल सकते कि आपने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही टैक्स बढ़ाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना टैक्स क्यों नहीं घटा रही? विनीत पुनिया जी इस बात पर टिके हैं कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कोरोना काल में जबरदस्त तरीके से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, कोरोना का हवाला देते हुए, या कोरोना के दौरान क्रूड ऑयल के प्राइस बेहद कम हो गए थे तो उसका लाभ जनता को नहीं दिया था, तो वो पुरानी दरों पर लेकर क्यों नहीं आती है? राज्यों को जो राहत देनी है वो तो हम दे ही देंगे। हम फिर आएंगे विनीत जी आपके पास में, लेकिन मेरे साथ में कुलतरण सिंह अडवाल जी जुड़े हुए हैं। उनसे तो मैं उपभोक्ताओं के दर्द पर बात करना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं कुलतरण जी कि कुल मिलाकर राहत दी गई है, ऐसा देश की सरकार हमें बता रही है, कुछ राज्य की सरकारें बता रही हैं कि इस राहत को देने में हम भी शामिल हो रहे हैं। रघुनंदन जी तो बता ही रहे हैं कि कितने सौभाग्यशाली लोग हैं हम, दुनिया में तो देखिए क्या होता है, उसके मुकाबले आप कितनी बेहतर स्थिति में हैं। तो कुलतरण जी, आप तो इस पेशे से सीधे जुड़े हुए हैं, कितनी बड़ी राहत मिल गई है हम लोगों को? जो दुख, जो परेशानी, जो तकलीफ पिछले लंबे समय से हम सब महसूस कर रहे थे, इस राहत के साथ में बात बन गई। ऐसा जी, राहत की जब बात करते हैं तो सरकार ने राहत तो दी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं जी, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि राहत कितनी है। जी, अगर 10 रुपए की सरकार ने राहत दी है तो ये नहीं बताया कि हमने ये 1.5 महीने के अंदर 9 रुपए बढ़ाए दी है। जी, तो पिछले जो 1.5 महीने में 9 रुपए बढ़ाए हैं वही हमें राहत मिली है। जी, लेकिन जो पहले उन्होंने बढ़ाई हुई है कीमत, उसकी राहत हमें नहीं मिली, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है 70% हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो गाड़ियों की चलती है तो 70% कॉस्ट हमारी डीजल है, तो हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो आम देश के लोग हैं वो, उसका भी सीधा सीधा असर उस चीज पे पड़ता है जब डीजल वगैरह बढ़ता है। तो सरकार ने राहत दी है, लेकिन इतनी नहीं दी कि जितना कि शोर मच रहा है कि बहुत फायदा हो रहा है। बहुत ही सरकार का धन्यवाद। अगर 2 महीने में 9 रुपए बढ़ा के 10 रुपए दे दिए तो कोई बहुत बड़ा आसान नहीं किया सरकार ने। हाँ, हमें रिलीफ जरूर मिला, थोड़ी साहस जरूर आई है जी। और जैसे की बातें चर्चा भी हो रही थी कि इंटरनेशनल मार्केट में पहले प्राइसेस काफी कम थी, तो उस टाइम में सरकार ने कोई बेनिफिट हमें नहीं दिया था जी। तो इसका जो इम्पैक्ट है आम लोगों पे पड़ा है वो सरकार को दिखा भी है जी। वो इस इलेक्शंस जो हुए हैं उसके अंदर सरकार के सामने जो रिजल्ट आए हैं, सरकार पहले तो इस तरह से बढ़ा रही थी जैसे कि उसको किसी चीज की परवाह नहीं है, जनता की परवाह नहीं है जी। और ये ऐसा टैक्स है जिसका कि सीधा सीधा असर महंगाई पे पड़ता है और इसका असर दिखना शुरू हो गया था जी। और सरकार को लगा इलेक्शन हारने के बाद और उन्होंने कम किए। मैं इलेक्शन का मुद्दा नहीं ले रहा, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि इससे लोग बड़े ज्यादा इसमें तकलीफ में थे और आने वाला समय अभी हमारे लिए कोई खुशहाल नहीं मैं समझता। उसका कारण ये है कि जो अभी भी महंगाई की दर कम नहीं होगी मेरे को लगता है जी। जब तक सरकार, जैसे कि चर्चा हो रही थी जब कोरोना काल के दौरान उन्होंने जो वैट में बढ़ोतरी की है, स्टेट्स ने भी टैक्सेस में बढ़ोतरी की है, जब तक वो कम नहीं करेंगे, कम से कम 15 रुपए की और कमी नहीं आएगी, तब तक आम जनता को राहत नहीं मिलेगी, महंगाई रहेगी। और पहले कलेक्शन सरकारें करती थी 56,000-57,000 करोड़ की कलेक्शन होती थी 2014-15 में, तब भी सरकारें चलती थी, तब भी विकास कार्य होते थे। अब सरकार 4,17,000 करोड़ रुपया कमा रही है, फिर भी विकास कार्य हो रहे हैं। फिर लोगों से क्या चाहते हैं? लोगों की जेब से ही पैसा ले रहे हैं और उन्हीं को वापस कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि कौन सा विकास हो रहा है। जैसे भी चर्चा हो रही थी कि टैक्स की बात करें, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स है तो हमारे भारत में है, 270% का टैक्स लगा रखा है बेसिक रेट के ऊपर। तो ये बहुत ज्यादा टैक्स है, इसे कम करना चाहिए।
इसका इम्पैक्ट आम पब्लिक पे आता है और हर धंधे पे आता है। सिर्फ इससे हमारे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ती, जो एग्रीकल्चर में जो किसान खेती करता है उसका खर्चा बढ़ता है। उसके बाद जो आम चीजें हैं, आम बेसिक चीजें हैं, जैसे चाहे वो टायर्स की कीमतें हैं, चाहे स्पेयर पार्ट्स की कीमत है, सभी चीजों पे इसका इम्पैक्ट आता है और महंगाई बढ़ती है। ये कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है, लेकिन 9 रुपए बढ़ा के 2 महीने में फिर कम करना अच्छी बात है, लेकिन इसको कम से कम 15-20 रुपए की कमी आनी चाहिए, तभी हमारा धंधा भी चल सकेगा ट्रांसपोर्ट का और आम लोगों को भी उसमें बेनिफिट मिलेगा और आगे व्यापार चल पाएगा। हालांकि अब जो पोजीशन इस टाइम ये है कि दिवाली से पहले बड़ी खुशहाली होती थी, हम लोग बड़े खुश होते थे कि हमारा सीजन लगेगा जी। और इस बार बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 5-7-10 दिन पहले ही मंदा पड़ गया, हमारी गाड़ियों में माल नहीं मिला, 70% हमारी गाड़ी खड़ी हो। और जो दिवाली के बाद जो इम्पैक्ट आ रहा है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये सारी चीजों की जड़ है वो तेल में जो बढ़ोतरी की है, कीमतों में बढ़ोतरी की, वो चीजें हैं। तो अडवाणी जी का कहना है कि भाई आपने उदारता बरती, बहुत अच्छी बात है, पर इस उदारता के मायने थोड़ा समझना चाहते हैं कि 2 महीने में 10 रुपए बढ़ा, 9 रुपए बढ़ा दिए और बाद में 10 रुपए घटा दिए, तो इस उदारता पे कितना निहाल हुआ जाए, ये उनका सवाल है। मैं रघुनंदन जी के पास आना चाहता हूँ, लेकिन विनीत पुनिया जी को हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर रघुनंदन जी से बात करने के लिए कुछ गंभीर सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि रघुनंदन जी उनसे उनका जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले विनीत पुनिया जी का हस्तक्षेप। जी विनीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि पंजाब सरकार ऑलरेडी कम कर चुकी है 10 रुपए और 5 रुपए जी, और पंजाब सरकार कांग्रेस की सरकार है जी विनीत जी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जी विनीत जी, आपके द्वारा जो ये ज्ञान दिया गया है उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ और इसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए रघुनंदन जी के पास आना चाहता हूँ। रघुनंदन जी, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने इस देश को 1980 में अपनी स्थापना के बाद से ये बताया है कि पहले देश बाद में दल। लोगों ने बड़ा भरोसा किया आपके इस नारे पर। आपसे समझना चाहता हूँ, ये कौन सा देश और कौन से दल के संदर्भ में आपकी पार्टी और सरकार फैसला लेती है कि जब चुनाव आते हैं या जहां चुनाव आते हैं वहां पर राहत देने के संदर्भ में तत्पर हो जाती है, और चुनाव अगर नहीं है तो फिर विचार करना भी नहीं चाहती है? कांग्रेस के संदर्भ में तो विनीत पुनिया जी ने हमें बताया कि देखिए कैसी बातें कर रहे हैं आप, पंजाब में हमारी सरकार है और देखिए पंजाब में 10 रुपए और 5 रुपए घटा दिए। पर विनीत जी भूल गए कि पंजाब में 3 महीने बाद चुनाव है, वहां आप घटाएंगे ही। लोग जानना चाहते हैं कि आपने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, जहां पर चुनाव 2 साल बाद होने, वहां पर क्या किया। वैसे ही आपसे जानना चाहता हूं रघुनंदन जी, असम में चुनाव होने वाले थे, उससे पहले असम की भाजपा सरकार ने सीधे 5 रुपए घटा दिए थे। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने तो चिल्ला के सार्वजनिक रूप से ही कह दिया सब कुछ हार हमारे हिस्से में, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा इसलिए आ रहे कि महंगाई के कारण से लोग नाराज हैं। तो रघुनंदन जी, आपसे समझना चाहता हूँ, ये चुनाव में जीत देश से महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को कब से हो गई? क्योंकि आपकी पीढ़ी ने तो हमें यही बताया था कि दल बाद में है, देश पहले है, इसलिए समझना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों से डिगी नहीं है जी। आज भी वही लक्ष्य, वही विचार, वही सिद्धांत, वही नीतियां हैं। पहले देश, क्या आप मैं आंकड़ों के जाल में फंसा करके और सवालों का जवाब नहीं दूं, ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जैसा मेरे कांग्रेस के मित्र ने सवालों का, आपके सवालों का एक भी उत्तर नहीं दिया जी, केवल वो आंकड़े गिनाते रहे। मेरा ये कहना है कि क्या वो ये आंकड़े बताएंगे कि इस 5 साल में देश में रक्षा के बारे में सरकार ने कितना निवेश किया जो पहले की सरकारों ने नहीं किया था। क्या ये वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ तो मुफ्त में वैक्सीनेशन की आवाज सबसे पहले उठाने वाले जो लोग थे वो आज ये नहीं कहेंगे कि देश भर में करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ दिया और निःशुल्क दिया। और जो हाईवे बन रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में तो हमने हाईवे बनते राष्ट्रव्यापी कहीं सुना ही नहीं था। अटल जी ने सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और देश को जोड़ने की योजनाएं बनाई थी और उनको अल्पकाल में पूरा किया। अभी भी इसी प्रकार से भारी निवेश हाईवे में करके और देश के विकास के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। तो ये जनहित का मुद्दा भी है, लोगों की जान बचाना और उनको निःशुल्क
प्रेरणा देकर, निवेदन करके और उनको वैक्सीनेशन के लिए लाभान्वित करना, ये जनहित का मुद्दा है। तो राष्ट्रहित का मुद्दा ये है कि हाईवे बन रहे हैं देश भर में, नए हाईवे बन रहे हैं इस कोने से उस कोने तक और अच्छे स्तर के। और इसी प्रकार से प्रतिरक्षा में भी जब देश को चुनौतियां मिल रही है, चीन और पाकिस्तान से चुनौतियां मिल रही है और उनके सहायता करने वाले देश एकजुट हो रहे हैं, ऐसे समय में देश में प्रतिरक्षा का इतना बड़ा निवेश करना, ये सब क्या लोगों को दिखाई नहीं देता है? आपने बड़े ज्ञान की बात कही है, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक आपसे थोड़े प्रति प्रश्न करना चाहता हूं। आपने बताया कि देखिए देश में किस कदर हाईवे बन रहे हैं, पर ये हाईवे किसकी कीमत पे बन रहे हैं? सरकार बनवा रही है। हर 20 किलोमीटर पे टोल टैक्स के नाम पर बूथ बना दिए गए हैं इस देश के अंदर। रोड टैक्स हर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के साथ में चुकाने के बाद में ये टोल टैक्स का जो नया नुस्खा इजाद किया गया है, उसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भी आपको हमसे ही पैसे चाहिए, जो आपने व्यापारियों के हवाले जो है पूरे राजमार्गों को सौंप दिया है। एक दिल्ली से लेकर आगरा तक की दूरी के बीच में कम से कम 400 रुपए रोड टैक्स के अंदर चुकता करने पड़ते हैं। मेरे साथ में बैठे हुए हैं माननीय कुलतोड़ सिंह अडवाल जी। ये आपसे सवाल है, वैक्सीनेशन के संदर्भ में एक कोरोना की महामारी आई, 5 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहा है देश, ये हमें बताया जा रहा था। एक कोरोना की महामारी के संदर्भ में इतना दीनहीन हो गए कि वैक्सीनेशन के लिए आपको इतनी भारी भरकम ड्यूटी लगानी पड़ रही है। इस देश में पहले वैक्सीनेशन नहीं हुआ क्या? इस देश के बच्चों को क्या मुफ्त में इससे पहले कांग्रेस शासित सरकारों के दौरान वैक्सीनेशन नहीं मिला क्या? क्या इस देश में पोलियो के खिलाफ अभियान निःशुल्क रूप से हर बच्चे को 2 बूंद पिलाने का अभियान नहीं चला गया? आपसे जानना चाहता हूं रघुनंदन जी, जो मेरा मौलिक सवाल है आपसे, कि जहां चुनाव है वहां पर राहत देने के लिए सरकारें तत्पर हो जाती हैं, तो क्या अब इस जनता को राहत के लिए जरूरी हो गया है कि चुनाव पंचवर्षीय नहीं वार्षिक होने चाहिए, तभी जनता के हिस्से में राहत और राजनेता और सरकारों के स्तर पर उदारता हमारे हिस्से में आ सकती है? ये सवाल है रघुनंदन जी। हिमांशु जी, आपकी कई बातों से मैं सहमत हूं। देश की राजनीति इसी प्रकार की हो गई है और जैसे हम रोज सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है तो वहां इनकी एक नेता नई नई पैदा हुई है, वो किस प्रकार की घोषणाएं कर रही हैं जी, वो देख करके आश्चर्य होता है कि सारी चीजें मुफ्त में दे डालेंगे। और ऐसे लोग मुफ्त की देने की घोषणाएं करके जनता को लालच दे करके वोट खरीदती है और बाद में इन सब वादों से मुकर जाती है। मैं मध्य प्रदेश का ही उदाहरण दूं। अपने देश में हमारे लाडले चिरंजीव आए थे और उन्होंने यहाँ आकर के कहा था कि यदि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा। 1.5 वर्ष तक, 1.25 साल तक, 1.5 वर्ष तक कर्जा माफ नहीं हुआ किसानों का। 10 दिन की तो बात छोड़िए, और आखिरकार उस सरकार को उन्हीं के लोगों ने हटा दिया। तो ये वादे करना और वादा खिलाफी करना, ये प्रवृत्ति राजनीतिक दलों की हो गई है। मैं अपनी पार्टी के बारे में कहता हूं कि कहीं कहीं इस प्रकार की बातें हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार का लालच अन्य राजनीतिक दल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी उस स्तर पर नहीं गिरी है। रघुनंदन जी अपनी मर्यादाओं के अंतर्गत जो कह सकते हैं उन्होंने कह दिया। बोले गड़बड़ा तो गए हैं, पर हमारे संदर्भ में इसी बात का संतोष कीजिए कि हम औरों के मुकाबले कम गड़बड़ाए हुए हैं, इतने में ही आपको संतोष कर लेना चाहिए। लेकिन मेरे साथ में प्रवीण कुमार जी हैं, और प्रवीण कुमार जी आखिरकार किसी नतीजे पे तो पहुंचना होगा। सब राजनीतिक दल जो सत्ता में नहीं होते हैं वो इस बात की बड़ी हिमायत करते हैं कि कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल के संदर्भ में इतना ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, जनता को सस्ता पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए। पर जब वो सत्ता में होते हैं तो उनको लगता है कि ये बात अब नहीं होनी चाहिए। देखिए हम कितना काम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, उसके बाद आप हमसे ऐसी बात करते हैं। तो कुल मिलाकर बतौर आर्थिक विशेषज्ञ प्रवीण कुमार जी आप बताएं, क्या इस देश की सरकार के पास और प्रदेश की सरकारों के पास
अपने खर्चे वहन करने के लिए केवल और केवल यही रास्ता बचा है जो अब आजमाया जा रहा है। और इससे पहले जो 63 साल सरकारें चली थी, उन्हें चलाने वाले लोग नासमझ थे, समझ की कमी रखते थे। जो डीजल पे सब्सिडी दिया करते थे, पेट्रोल के संदर्भ में दरें कुछ कम रखा करते थे। तो थोड़ा आपसे जानकारी मिले कि ये ज्ञान प्राप्ति जो वर्तमान दौर की है, क्या है सच? ये बताना चाहूंगा हिमांशु जी, दो पॉइंट ऑफ व्यू से, दो तरीके से मैं आपकी बात को रखना चाहूंगा जी। पहली बात, एक आम आदमी अगर 100 रुपया कमाता है तो उसमें से 30 रुपया उसका इनकम टैक्स लग जाता है। बाकी 70 रुपया वो जो खर्च करता है, उसमें 70 रुपए में से मान लीजिए कि वो 20 रुपया पेट्रोल और डीजल पे खर्च करता है और उसका आधा हिस्सा वो फिर टैक्स दे रहा है जी। पहले वो अपनी इनकम पे टैक्स देता है, फिर वो पेट्रोल भरवाता है उस पे टैक्स देता है, फिर वो कोई चीज खरीद के लाता है उस पे भी टैक्स देता है। तो आप ये देखिए कि मैं इस टाइम राजनीति और उन दलों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक आम इंसान को जब ये पेट्रोल या डीजल के रेट के अंदर टैक्स की राहत मिलती है तो वो सीधा उसकी जेब में जाता है पैसा, ये उसकी सीधी सेविंग है। तो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि एक आम इंसान के लिए, एक मामूली आदमी के लिए ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो एक्साइज और वैट है, इसमें अगर वो राहत मिल रही है तो राहत को आगे आम इंसान को देनी चाहिए। अगर वो जरूरत से ज्यादा टैक्स चार्ज करते हैं तो ये एक आम इंसान के ऊपर सीधा सीधा इफेक्ट करती है। मैं आपको बताता हूँ, सितंबर 2008 में क्रूड ऑयल का जो रेट था, ग्लोबल रेट, जो पूरे संसार के अंदर जो क्रूड ऑयल का रेट था वो सबसे ज्यादा था। उसके बाद अब जाके 2021 के अंदर अब ये रेट बढ़ना फिर से शुरू हुआ है, जो लगभग $85 पर बैरल के हिसाब से आ गया है। उस टाइम पे 150 से ऊपर चला गया। अगर सरकारें अपने पैसे कमाने के लिए, अपने और खर्चे करने के लिए, जो कि चाहे वो इंजेक्शन लगवाने हैं, टीका लगवाना है या कोई और सड़कें बनवानी है, उसके लिए जो पैसा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, जो सरकार पैसा इकट्ठा करती है, अल्टीमेटली वो आम इंसान की जेब से ही निकलता है। अगर आप कहते हैं कि अगर लोन माफ कर दिए गए तो वो लोन माफ करने का पैसा कहां से आता है? वो आपके और हमारे टैक्स में से ही जाता है। तो ये हो गया पहला मुद्दा, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहता हूं कि एक आम इंसान, एक आम आदमी, वो उसको बहुत फर्क पड़ता है जब ये जितना भी रिलीफ मिलता है, तो चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, अगर वो दे सकते हैं, अगर वो रिलैक्स कर सकते हैं उस कीमत को, तो उनको जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान में पेट्रोल के प्राइसेस हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों में पेट्रोल के प्राइसेस इससे ज्यादा हैं, ज्यादा नहीं है। हांगकांग में 170 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का रेट है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ईरान या दूसरे देश सीरिया में चले जाएं तो वहां वो 1 रुपए के आसपास का रेट है, क्योंकि वहां का मेन प्रोडक्ट है। तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स में सेविंग होती है वो एक आम इंसान की सीधा जेब में जाता है पैसा, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ता है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप पैसा खर्च करेंगे, जो कि देश की आर्थिक उन्नति में सहायता करता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का जो चक्कर है, तो एक तरफ मैंने डायरेक्ट टैक्स पे कर दिया, उसके बाद मैं इनडायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहा हूँ, और उसके बाद जो मैं चीज खरीदने जा रहा हूँ उसमें अलग टैक्स दे रहा हूँ। कुल मिला के आम आदमी टैक्स के बोझ से बेहाल हो रहा है। लेकिन मैं वापस विनीत पुनिया जी आपके पास रुक करता हूँ। आप पहले चरण में बता रहे थे कि देखिए ऐसा मत समझिए, हम भी कर रहे हैं, और पंजाब में देखिए हमने करके दिखाया, रघुनंदन जी ने तो मान लिया कि कुछ गड़बड़ है, पर आप लोगों के मुकाबले गड़बड़ नहीं है। कुछ कहेंगे विनीत जी, आप इतने गड़बड़ क्यों हैं?
गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। रघुनंदन शर्मा जी ने पार्टी का अनुशासन में कुछ रहते हुए कुछ मांग लिया कि गड़बड़ है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है और उस गड़बड़ को भाजपा को तुरंत सुधारना चाहिए। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि उन्होंने जो बोला, विनीत जी बीच में विनम्रता पूर्वक रोक रहा हूं, भाजपा की गड़बड़ पर तो आप जितना चाहे उतना लंबा बोल सकते हैं, पर अभी तो सवालों के घेरे में आप भी हैं। कितनी दमदारी से आपने बताया हमें कि देखिए पंजाब में हमने घटा के दिखाया, पर विनीत जी क्यों नहीं बोल पाए? देखिए हमने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी घटा दिया, इसके संदर्भ में क्यों नहीं बोल पा रहे विनीत जी? राहुल गांधी जी जो रोज ट्वीट करते हैं, क्यों नहीं ट्वीट कर पा रहे कि 3 राज्यों में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार है और मैंने निर्देश दिया है उन सरकारों को कि आप आम जनता को राहत दें और वैट की दरें घटाएं? क्यों ठिठक जा रही हैं राहुल जी की उंगलियां? क्यों प्रियंका जी कुछ कह नहीं पा रही हैं? सवाल आता है जहन में। जो रोज हमारी चिंता कर रहे हैं, रोज हमारे साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, 4 दिन बीत गए, अभी तक हमारे लिए कोई फैसला नहीं करा पाए। डॉक्टर साहब, मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ कह रहा हूं जी, अगर आप कृपा करके इतना भी पूछ लेते बीजेपी से कि वो 21 रुपए और जो 22 रुपए जो उन्होंने बढ़ाया है वो कब घटाएंगे जी, आपने सिर्फ हमारी 4 दिन की देरी को तो आपको ना बहुत अखर रही है। ये मैं आपको बहुत आदर करता हूं और बहुत सम्मान के साथ इसको मैं बहुत एक्सेप्ट कर रहा हूं जी, कि आपसे कांग्रेस की अपेक्षाएं, आपकी कांग्रेस से अपेक्षाएं बहुत हैं, इसलिए आपको 4 दिन की देरी लग रही है। लेकिन 7 साल से वो हमें लूटते रहे और सीधा साधा डकैती डालते रहे हमारी जेब पर, लेकिन मीडिया उनसे ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई कि 3 रुपए 56 पैसे वाली चीज आपने उसमें 28 रुपए क्यों बढ़ा दिया? आपने 9 रुपए 56 वाली चीज 27 रुपए क्यों बढ़ा दिया? मैं आज भी कह रहा हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, निश्चित रूप से आप अच्छा समाचार सुनेंगे, जल्दी सुनेंगे, लेकिन मैं जरूर पूछना चाहता हूं बीजेपी विनीत जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के संदर्भ में थोड़ा सा विलंब हो गया, लेकिन आपको अच्छा समाचार जरूर मिलेगा। तो फिर बहुत जल्दी जाना पड़ेगा मुझे रघुनंदन जी के पास विनीत जी के सवाल को लेकर। विनीत जी जानना चाहते हैं कि मैं उनसे क्यों नहीं पूछ रहा। पूछ तो चुका कितनी बार, आप कहते तो एक बार और पूछ लेता हूं। रघुनंदन जी, विनीत जी नहीं पूरा देश पूछ रहा है भाई आपने 10 रुपए की उदारता दी, बहुत बहुत धन्यवाद, पर जो सरकार विपक्ष में रहते हुए पेट्रोल डीजल की तकलीफ को आम जनता की तकलीफ बताती थी, वो 30-30 रुपए का जो मुनाफाखोरी कर रही है टैक्स वसूली के रूप में, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो टैक्स वसूली अब कम होगी? उसे वापस उस दर पर ले आएंगे जिस दर पर यूपीए सरकार के समय था? ये सपना देखने का अब हमें अधिकार ही नहीं रह गया है, ये अख्तियार ही नहीं है हमें कि देखिए देश कितना बदल रहा है, इसलिए ऐसे सपने देखने का अख्तियार हम लोगों को नहीं है। रघुनंदन जी देखिए, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को थी। गरीब के बारे में सोचना हमने बहुत पहले से शुरू किया हुआ है, जब से पार्टी सत्ता में आई, और आज भी किसी की जेब पर डाका न डाला जाए ये हम भी कह रहे हैं और उसको सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन डकैत जब ये सवाल पूछने लग जाएं तब चिंता का विषय होता है। हमें शिक्षा देने वाले, हमें ज्ञान देने वाले, हमने तो करना प्रारंभ कर दिया। मध्य प्रदेश में ही आप देखिए कि एक्साइज ड्यूटी केंद्र ने कम की तो वेट हमने कम किया, तो यहाँ 17 रुपए 18 रुपए डीजल की कीमत कम हो गई। अब इनको तो हमसे पहले घोषित कर देना चाहिए, अभी ये विचार ही कर रहे हैं जी। और ये कब तक विचार करते रहेंगे? जब तक चुनाव ना आ जाए। तो चुनावी राजनीति करना, दलीय लाभ प्राप्त करना, दलीय हितों की चिंता करना, जनहित और देश हित को सेकंड प्रायोरिटी पर रखना, ये इन्हीं लोगों का धंधा रहा है। हिमांशु जी, मैंने आपके प्रत्येक सवाल का उत्तर पारदर्शिता से दिया है। जहां गलती स्वीकार करना थी वहां मैंने गलती स्वीकार की है, और जहां हमने जनहित और देशहित दोनों को ध्यान में रख कर के बात कहना थी वो हमने डंके की चोट कही है और स्वीकार भी किया है, और जो कहना है वो कहा है। लेकिन ये आपके प्रश्नों से अभी तक बचते रहे हैं। एक सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया।
एक सवाल का जवाब इन्होंने दिया, रघुनंदन जी का कहना है मेरे से जितना कह सकता था मैंने उतना कह दिया। लेकिन कुलतरण सिंह अडवाल जी कुछ कहने का इच्छा रख रहे हैं, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं। वैसे भी मुझे उन्हीं के पास जाना था। ये अडवाल जी, दोनों इस देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक दल, एक सत्ता में है, दूसरा मुख्य विपक्षी दल है, दोनों का मानना है कि वो जनता के सरोकारों के साथ हैं, वो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से कर रहे हैं। आप जनता से जुड़े हुए हैं, स्वयं जनता हैं, थोड़ा बताएं ना। दोनों दल अभिभूत हैं अपनी भूमिका को लेकर, आप इनके अभिभूत होने से कितने अभिभूत हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना काम कैसे चलाएंगे, क्योंकि जो पॉलिसीज चल रही है आजकल सरकारों की जी, उस हिसाब से तो लगता नहीं कि हम लंबा चल पाएंगे। अच्छा, बाकी दूसरी बात, अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे भाई साहब जी, मध्य प्रदेश के अंदर, एक मिनट, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पहले वैट था, जी, उन्होंने कम किया, बड़ी अच्छी बात की। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आज जो ट्रक पे सबसे ज्यादा जो करप्शन है पूरे भारत में, वो मध्य प्रदेश के बैरल्स के ऊपर है। जी, हमने सरकार को, केंद्रीय सरकार को हजारों बार चिट्ठियां लिखी, सरकार ने भी चिट्ठी लिखी आगे स्टेट को, सीएम को भी लिखी, वहां पर सभी एसपी को, सभी को लिखी चिट्ठियां। जी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम ये करप्शन बंद नहीं करेंगे, ट्रकों को हम लूटेंगे शरेआम जी, और उनसे हम पैसा लेंगे, हमारी सरकार इससे चलती है। जी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी लाई, बड़ा अच्छा महसूस हुआ। हमको अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर की, गडकरी जी ने भी ये भी कहा कि अब अपनी गाड़ी, ट्रक वाले बड़े आराम से जाएंगे, सब बैरियर खत्म हो जाएंगे, पूरे देश में कहीं कोई बैरियर नहीं रहेगा, कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के अंदर बैरियर्स ऐसे लगाए हुए हैं, ट्रक वालों को दिन में भी लूटते हैं, रात को भी लूटते हैं, उनकी लूट बंद नहीं हो रही। और दूसरी तरफ बात करते, देश के विकास की बात करते, रोड्स की डेवलपमेंट की बात करते, जी, मैं आपको बता दूं कि रोड्स की डेवलपमेंट हो रही है वो हमारे पैसों से हो रही है। पहले 2 रुपए होता था रोड सेस, आज हो रहा है 10 रुपए रोड सेस ले रहे हैं हमसे, ये करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं रोड्स के लिए। उसके बाद हम इससे लेते हैं टोल टैक्स। टोल टैक्स जो हमारी दिल्ली से बेंगलोर गाड़ी जाती है, 20,000 रुपए एक चक्कर का टोल टैक्स है, 20,000 रुपया। एक गाड़ी एक साल के अंदर 5 लाख रुपया टोल टैक्स देती है, और देश में करोड़ों गाड़ियां हैं। पहले क्या होता था, गाड़ी कम थी, लेकिन अब इतनी ज्यादा गाड़ी है कि इनके पैसे तो एक साल के अंदर पूरे होते हैं टोल टैक्स के, लेकिन ये टोल बंद नहीं करते। फॉरेन कंट्री के अंदर क्या सिस्टम है, जब वहां पे रोड्स बनती है तो वहां पर पहले लग जाता है कि टोल इतने के में रोड बनी, इतना जब पैसा पूरा हो जाएगा टोल बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 20-20 साल हो गए, इनके पैसे नहीं पूरे हो रहे, कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ नहीं है। जो इनकी कलेक्शन थी टोल की 22-24,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। हमने सरकार से कहा कि आप हमसे एक मुश्त 25,000 करोड़ ले लो, ट्रक वालों से, कारों वालों को फ्री कर दो, बस वालों को फ्री कर दो, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके अंदर इतना बड़ा घोटाला है, अगर आप जांच में जाओगे तो इनकी लाखों करोड़ों में कलेक्शन है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि टोल टैक्स सबसे ज्यादा विश्व में है तो वो भारतवर्ष में है। अगर ये रोड बना रहे हैं, कोई आसान नहीं करे हमारे ऊपर, सबसे ज्यादा टोल हम भर रहे हैं, रोड टैक्स हम भर रहे हैं, नेशनल परमिट की फीस हम भर रहे हैं, डीजल के ऊपर रोड सेस हम दे रहे हैं। तो इतना बड़ा टैक्स कहीं पर नहीं है दुनिया भर के अंदर। हमारे अंदर तो जो हम तो गाय हैं दूध देने वाली, हमारा दूध अब खत्म हो चुका है, हमारे अंदर तो खून बचा है, वो भी अभी चूसने के लिए सरकार तैयार है। मैं सरकार से कहता हूं, जब अगर चक्कर रुक गया तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। इसे आप संभालिए और देश को बचाइए। डीजल की कीमतें जब तक कम नहीं होगी देश में, हर चीज पे उस चीज का असर पड़ेगा, आम लोगों पे बहुत पड़ेगा। आप देख ले आज अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है। साथ में स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि आप वैट में कमी लाइए। राजस्थान में बहुत ज्यादा वैट है, बहुत ज्यादा वहां पर भी करप्शन है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, उसको भी कम की जाए। पंजाब ने कम किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन दिल्ली की सरकार ने अभी तक कम नहीं किया, राजस्थान की सरकार ने अभी तक कम नहीं किया, छत्तीसगढ़ ने अभी तक कम नहीं किया। पर मुझे उम्मीद है ये कम करेंगे और क्योंकि सबको समझ भी आ जाएगा। तो कुलतरण सिंह जी आम जनता की तकलीफ को साझा कर रहे हैं। जो सरकार है हमें अभिभूत होकर बताते हैं कि देखिए रोड में कितना काम हो रहा है, उसके लिए अलग अलग मदद से कितना पैसा जुटाया जा रहा है, वह भी कुलतरण सिंह जी बता रहे हैं। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए विनीत पुनिया जी के पास चलता हूं और विनीत जी आपसे सीधे शब्दों में समझना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि महत्वपूर्ण मौके पर मुख्य विपक्षी दल अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक गया? क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि इस देश के तमाम विपक्षी दलों के पास में एक सुनहरा अवसर था, वो मौका चूक गए जनता के बीच में ये विश्वास पैदा करने का कि वह उनके दुख तकलीफ के साथ हैं? आप केंद्र को लगातार निशाने पर लेते थे, पर केंद्र ने भले ही 1.5 महीने में 9 रुपये बढ़ाने के बाद 10 रुपये की राहत प्रदान की, पर साथ में अपेक्षा जाहिर की थी कि अब राज्य भी कुछ कटौती करें। भाजपा शासित राज्यों ने कर दी,
पर 13 विपक्षी शासित राज्यों के संदर्भ में फैसले के लिए आप अभी भी कह रहे हैं आपको अच्छी खबर मिलेगी। क्या आपको नहीं लगता ये देरी आपके प्रति अविश्वास पैदा करती है? डॉक्टर हिमांशु, ये प्रश्न जो है बहुत ही घोर आपत्तिजनक है जी। ये प्रश्न हमें आहत करता है। ये प्रश्न हमें ऐसा उस प्रश्न के लिए आप हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो गलती हमने की ही नहीं। जी। मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा बताया था, मैं सिर्फ अब राजस्थान का आंकड़ा बता रहा हूं जी। उससे ज्यादा क्लैरिटी आपको आ पाएगी। पिछले 3 साल में केंद्र सरकार का सेंट्रल एक्साइज से रेवेन्यू डबल से ज्यादा हो गया, ट्रिपल हो गया। और राजस्थान की जो आपने एग्जांपल दिया है, मैं इसलिए उसको उद्धृत कर रहा हूं। राजस्थान सरकार ने का रेवेन्यू जो था पेट्रोल और डीजल से जो टैक्स आता था जी, जो 12,094 करोड़ था, सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए, वो आज 13,000 करोड़ रुपए है, जो कि नेचुरल फ्लो है। मतलब पिछले 3 मुझे साल लगता है में विनीत पूजा जी 12,000 विनम्रता के साथ में कि आपको अपने आंकड़ों पर दोबारा दृष्टि डालने की जरूरत है। पूरे देश में इस बात को लेकर सवाल है कि राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल के संदर्भ में अन्य राज्यों के मुकाबले इतना ज़्यादा टैक्स की दर क्यों लगा रखी है। आप स्वयं हमसे साझा कर रहे थे कि 31% दर है और राजस्थान की 36%। देश के आंकड़े के अनुसार ही वो आगे है। जो विपक्षी दल लगातार जिम्मेदारी के साथ ये भूमिका निभा रहा हो कि देखिए कठिनाई के इस दौर में इतनी ऊंची दरें ठीक नहीं है, उसे मिसाल बनना चाहिए, उसे उदाहरण बनना चाहिए, उसे नजीर बनना चाहिए, ताकि अन्य राजनीतिक दल और मुख्य सत्ताधारी दल विवश होता आपके आचरण को देखकर, आपके कदम को देखकर। आपकी पार्टी के लिए विचारणीय विषय होना चाहिए। आपको मेरा प्रश्न नाजायज लग सकता है, उससे ऐतराज नहीं, लेकिन कुल मिलाकर ये उम्मीद आपके नेताओं ने ही पिछले कुछ समय में हमारे जहन में पैदा की। अब जब उम्मीद जागी है तो उसे पूरा करने के संदर्भ में फैसला क्या लेना है, ये तो बारी आपकी है। लेकिन कुल मिलाकर इतना तय है कि पेट्रोल डीजल की कीमत के संदर्भ में जो कटौती हुई है वह पर्याप्त नहीं है। इसे शुरुआत माना जा सकता है, अंत नहीं। लोगों की तकलीफ ज़्यादा है, सरकार को अपनी आय के कुछ और विकल्प खोजने चाहिए, लेकिन आम जनता को जिससे सीधे तकलीफ हो रही है उसके संदर्भ में अपने मन को और अधिक उदार करना चाहिए, चाहे वो सरकार केंद्र की हो या राज्य की। इतनी ऊंची कीमतें ना तो आम जनता के लिए बेहतर है, ना देश की अर्थव्यवस्था के लिए। उम्मीद है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो शॉर्टकट के स्थान पर कोई दीर्घकालीन रणनीति के साथ पे व्यवहार करेंगे और आम आदमी को इन तकलीफों से निजात दिलाने के लिए कोई उपक्रम करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समझने का विषय है, देखें मानने के स्तर पर कब लौट कर आते हैं, लेकिन अब समय है आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस समझने समझाने को ही समर्पित है, जो ये कहता है कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। किसने लिखा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो लिखा वो वर्तमान हालात पर बेहद मुफीद है। तकलीफ किसके द्वारा है और तकलीफ किसको है साफ साफ पता है, पर जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। देखें जिम्मेदार लोग कब जिम्मेदारी लेंगे। पर अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।